दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 10th का वीडियो है। ठीक है, विषय सब्जेक्ट जो है वो हमारा साइंस होने वाला है, विज्ञान। 5 एमपी क्वेश्चन का दोस्तों 5वां वीडियो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जो कि यूट्यूब पर आपको कहीं से कहीं तक मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा ऐसा वीडियो है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, प्लस साथ साथ इनके आंसर भी बताऊंगा और आंसर में आने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी आपके रेडी करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़रूरत है कि बिना स्किप किए आप वीडियो को देखें, पूरा देखें। और अगर दोस्तों आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। 17 तारीख से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। पहले पुराना जो टाइम टेबल था दोस्तों वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप पुराना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैठे हुए हो तो याद रखिए संशोधित हो चुका है टाइम टेबल नया आ चुका है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। देख सकते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ना। वाई डज द स्काई अपियर ब्लू, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में देखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव आपसे बन सकता है आपका कि आकाश का रंग नीला रिक्त स्थान के कारण दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, जिसे रेले प्रकीर्णन कहते हैं। दोस्तों इस प्रकीर्णन को कौन सा प्रकीर्णन कहते हैं, रेले प्रकीर्णन भी कहते हैं। ठीक है, फिर जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है ना, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है एक, अब इसका प्रकाश अगर वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के अणु क्या करते हैं दोस्तों, नीले प्रकाश को अन्य प्रकाश की तुलना में अधिक प्रकीर्णित करते हैं। तो वायुमंडल में जो बहुत सारे अणु होते हैं है ना, हवा में गैसों के अणु हो गए, डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये जो श्वेत प्रकाश की किरण जाती है तो ये क्या करते हैं, नीले प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। प्रकीर्णित करना मतलब बिखेरना है ना, तो उसको फैला देते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसी कारण जो है हमें आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप याद रखिएगा प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, और प्रकाश का फैलना दोस्तों ये भी पूछा हुआ है, याद रखिएगा। प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कभी पूछ ले कि प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं, द स्काई अपियर्स ब्लू ड्यू टू द स्केटरिंग ऑफ लाइट, है ना, स्केटरिंग कहते हैं। ठीक, स्केटरिंग ऑफ लाइट के कारण ब्लू ब्लू अपियर होता है स्काई। अ फिनोमिनन नॉन एज रिले स्कैटरिंग, इसको रिले स्कैटरिंग भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, है ना, सनलाइट जब एटमॉस्फेयर के थ्रू पास होती है, एयर मोलिक्यूल्स स्केट ब्लू लाइट मोर देन अदर कलर्स, तो बाकी कलर की तुलना में, 7 कलर होते हैं, बाकी कलर की तुलना में जो है नीले रंग का अधिक स्कैटरिंग होती है, इसलिए जो स्काई है वो ब्लू कलर का अपीयर होता है दोस्तों। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है दोस्तों अपना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, लिखिए। ठीक है, जो फ्लेमिंग है उनके बाएं हाथ का नियम लिखिए दोस्तों। इसका सेकंड वाला नियम भी है दाएं हाथ का, स्क्रू नियम, कार्क एंड स्क्रू नियम भी बोलते हैं दोस्तों इसको। तो ये भी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। दोनों नियम इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक वीडियो एक आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो आप दोनों को रेडी कर लें। राइट अ लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग। ठीक है, तो चलिए पहले हिंदी में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बाएं हाथ के अंगूठे, है ना, बाएं हाथ का यूज़ करना है, लेफ्ट हैंड का, है ना। इसमें क्या करना है आपको, एक तो अंगूठा लेना है, एक तर्जनी। तर्जनी किसको कहते हैं दोस्तों, अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसको तर्जनी कहते हैं, और जस्ट उस तर्जनी के पास वाली जो उंगली होती है उसको मध्यमा कहते हैं दोस्तों। तो अंगूठा और अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियां, उनको आप जो है तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं। तीनों को एक दूसरे के क्या करना है, लंबवत फैला लेना है। ठीक है, जैसे अपन गन गन पकड़ते हैं, है ना, हाथ से जो अपन गन दिखाते हैं तो 2 उंगली अपनी आगे रहती है, अंगूठा अपना ऊपर रहता है, 2 उंगली फोल्ड रहती है। ठीक है, तो जो बीच वाली उंगली है उसको आप सीधी सीधी 90 डिग्री के एंगल पे कर लें। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा इस बाएं हाथ को, अंगूठे तर्जनी और मध्यमा जो है तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में तर्जनी जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ इशारा करेगी। तर्जनी किधर दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ इशारा करेगी। मध्यमा जो है वो विद्युत धारा की दिशा की तरफ इशारा करेगी, और अंगूठा जो है दोस्तों वो बल की दिशा को बताएगा। ये आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है दोस्तों, बाएं हाथ का नियम। ओके, चलिए इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। ये देखिए, इफ यू एक्सटेंड द थंब, इंडेक्स फिंगर, द मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, लेफ्ट हैंड की इन तीनों थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अगर आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाते हैं, द इंडेक्स फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडेक्स फिंगर जो है दोस्तों वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। ठीक है, फिर द मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मिडिल फिंगर जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, और इस स्थिति में जो थंब है ना, जो अंगूठा है वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को इंडिकेट करेगा दोस्तों, फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। चलिए इसका चित्र भी है, मैं बता देता हूँ। एक बार चित्र सहित पूछा हुआ है ये शायद 2024 या 25 में। तो चलिए मैं चित्र बता देता हूँ आपको। चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। ऊपर की तरफ आपको पता है क्या बनेगा, आपका थंब बनेगा, है ना। एक बनेगा इस तरफ और एक बनेगी इस तरफ, एक्स वाई और जेड एक्सिस जो होते हैं वो। ठीक है दोस्तों, तो
याद रखिए ये बन गया आपका अंगूठा, तो ये फोर्स यानी बल की दिशा की तरफ इशारा करेगा, ये जो है धारा यानी करंट की तरफ इशारा करेगी सी, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ इशारा करेगा दोस्तों। ठीक है, ये आप जरूर से अच्छे से कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालक किसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ से बताइए, चालक जो है किसे कहते हैं? तो इसी ऐसे वस्तु हैं जिनमें से होकर करंट जो है फ्लो करता है या चलता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, तो उसी को हम चालक कहते हैं यानी कंडक्टर। ठीक है, फिर आता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसको कहते हैं दोस्तों, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि किसी चालक में यदि धारा में उत्पन्न होने वाली जो रुकावट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इन कारकों पर, किन कारकों पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों चालक की लंबाई पर, सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला हो जाएगा आपका चालक की लंबाई पर। तो लंबा तार होने पर प्रतिरोध अधिक होगा, मतलब जितना लंबा तार होगा दोस्तों उतना प्रतिरोध अधिक होगा, और तार जितना छोटा होगा उतना प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो ये आप याद रखें। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे दोस्तों, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए लॉन्गर वायर हैव हायर रेजिस्टेंस एंड अ शॉर्टर वायर विल हैव लोअर रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, लंबे तार में अधिक प्रतिरोध होगा, छोटे तार में कम प्रतिरोध होगा। दोस्तों सेकंड पॉइंट आता है आपका, देख सकते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब मान लीजिए तार इतना मोटा है, ये इस टाइप से है ना, तो ये जो सर्कल का जो एरिया आ रहा है, ये क्षेत्रफल इस गोले का, उसी को हम कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसके लिए मोटा तार होने पर प्रतिरोध कम होगा, जितना मोटा तार होगा दोस्तों उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, मतलब उसमें उतनी ही रुकावट कम होगी। पतला तार होने पर प्रतिरोध अधिक होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। मोटा तार अगर है तो प्रतिरोध कम होगा, और पतला तार है तो प्रतिरोध अधिक होगा। यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। इंग्लिश में आपका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, अ थिकर वायर विल हैव लोअर रेजिस्टेंस एंड अ थिनर वायर विल हैव हायर रेजिस्टेंस। ओके दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट है हमारा पदार्थ की प्रकृति पर, है ना। तो देख लीजिए नेचर ऑफ द मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति। भिन्न भिन्न पदार्थ है जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम का कुल प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। जैसे नाइक्रोम जो है दोस्तों इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए नाइक्रोम के तार का उपयोग किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में इसी का यूज़ किया जाता है, नाइक्रोम के तार का। इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, अगर आपने कभी देखा होगा तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो है तार होता है स्प्रिंग की तरह से, तो जब हम हीटर को चलाते हैं तो वो तार जो है जलने लगता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर उससे कम प्रतिरोध होता है दोस्तों एल्यूमिनियम का, और सबसे कम होता है तांबे का। इसीलिए तांबे के तार का उपयोग हम इलेक्ट्रिक लाइन में करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में। बिजली के लिए जो है हम घरों में जो है तांबे के तार का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो बिल जो है वो बहुत कम आता है। इसके बाद सेकंड आता है दोस्तों एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम के तार का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम का प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा थोड़ा अधिक रहता है, तो इससे बिल भी ज़्यादा आता है, प्लस वो गर्म भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसका प्रतिरोध जितना होगा उतना ज़्यादा वो गर्म होगा दोस्तों। ठीक, तो कुल प्रतिरोध जो है इन सबका भिन्न भिन्न होता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। चलिए इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। नेचर ऑफ द मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम हैव डिफरेंट ओवरऑल रेजिस्टेंस। दोस्तों अलग अलग मेटल का रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। नाइक्रोम जो है वो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है ना। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उन सब में नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है, और ये हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सबसे कम रेजिस्टेंस होता है कॉपर का, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉपर का वायर का यूज़ करते हैं। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर का यूज़ क्यों किया जाता है, तो इनका जो है रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना पॉइंट टेम्परेचर यानी तापमान। तो तापमान में क्या आएगा दोस्तों, अधिकांश धातुओं का तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। दोस्तों जैसे हम तापमान किसी वस्तु का बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर में क्या आ जाएगा दोस्तों, द रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट मेटल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज टेम्परेचर। तो जैसे किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज किया दोस्तों तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन इस वीडियो का, और इस सीरीज का 24 वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 24वां क्वेश्चन है इस सीरीज का, है ना। 4 वीडियो मैं आपके पहले ही डाल चुका हूँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो वो जाके जरूर देखें, आपको आने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो ये जरूर देख ले दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन हमारा विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, है ना। एक तो विस्थापन को और एक द्विविस्थापन को। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, या ये एक दूसरे के विपरीत क्यों है ना। इंग्लिश में देख लेते हैं, एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट विद एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल, है ना। या फिर यूँ भी पूछ सकता है, वाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, चलिए यहाँ पे कुछ इंग्लिश वर्ड प्रिंट हो गया दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन बोले या प्रतिस्थापन भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिएक्टिव यानी होगा क्रियाशील, क्रियाशील। एलिमेंट यानी होता है दोस्तों तत्व, ठीक है। ये कुछ इंग्लिश वर्ड छप गए हैं। कंपाउंड यानी होगा उत्पाद, अपने एलिमेंट तत्व अपने से, कंपाउंड को आप हटा दें तो ये हो जाएगा कि विस्थापन अभिक्रिया में या प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ज़्यादा क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो अपने से कम क्रियाशील, इसको क्या कहेंगे, क्रियाशील तत्व को हटा देते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं, मतलब हटा दिए जाते हैं, इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। एग्जाम्पल देखिए, ये लिखा है Zn प्लस CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है दोस्तों और ये है जिंक, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जिंक का जो है वो बहुत तेज है, यानी मोर रिएक्टिव मेटल है, ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। और यहाँ पे जो कॉपर है ये कम क्रियाशील तत्व है। अब कॉपर के पास क्या है दोस्तों, सल्फेट जुड़ा हुआ है। अब देखिए खेल ये होता है अभिक्रिया में कि ये जिंक जो अधिक तेज था उसने क्या किया, सल्फेट को कॉपर से छीन लिया। अब कॉपर जो है वो अकेले रह गया। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, Cu की जो जगह थी वो Zn ने ले ली और Cu को फ्री कर दिया यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। पिछली बार जो है दोस्तों 3 नंबर में अभिक्रियाओं को पहचानना आया था, जैसे ये अभिक्रिया दे दिए और पूछ लेगा ये किस टाइप की अभिक्रिया है ना, इसका टाइप पूछ लेगा। तो आपको लिखना है कि प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया है, ओके, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन, दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए मैं प्रिंट कर दूंगा इसको। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन रिएक्शन यानी अभिक्रिया में दो, यहाँ पे आएगा तत्व आयन की जगह बदलकर दो नए तत्व बनाते हैं। या फिर आप इसकी जगह जो नीचे डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है दोस्तों, ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि वह अभिक्रिया जिसमें तत्वों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये ज़्यादा बेटर रहेगी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं इसमें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्वों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख सकते हैं AgNO3 प्लस NaCl, है ना, यानी सिल्वर नाइट्रेट, इसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं दोस्तों। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जब हम आपस में क्रिया करवाते हैं तो देखिए ये Ag जो है किसके साथ जुड़ जाएगा दोस्तों, Cl के साथ जुड़ जाएगा। और ये जो NO है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये देखिए ये जो NO है ये Cl के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो Ag के साथ Cl जुड़ गया, Na के साथ कौन जुड़ गया दोस्तों, NO3 जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आयनों के बीच, आयनों का आदान प्रदान हो गया तत्वों के बीच, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या बनेगा इसका। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a more reactive element displaces the less reactive element from its compound and take its place। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, take its place। in double displacement reaction a more reactive element displaces the less reactive element for its compound, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण हो जाएगा आपका जिंक प्लस कॉपर सल्फेट टेंस टू कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर। दोस्तों एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी फर्स्ट चैप्टर से है, कि लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो इसकी डेफिनेशन दोस्तों जिंक की जगह Fe आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे FeSO4 बन जाता है और कॉपर अलग रह जाता है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट हो जाता है। इस टाइप से आपकी रिएक्शन बनेगी इसकी, है ना, कि लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का कलर क्यों बदल जाता है, क्योंकि ये जो फेरस है यानी लोहा है, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए ये जो लोहा है ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब कॉपर को हटा देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। तो इसको फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट बना देता है और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसी का डबल डिस्प्लेसमेंट को देख लेते हैं दोस्तों। वेयर इज इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द आयन ऑफ टू कंपाउंड एक्सचेंज प्लेस फ्रॉम टू न्यू कंपाउंड, ठीक है। जहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि द आयन्स ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंड के आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लिख लेते हैं
तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये अगर आप नहीं भी लिखें तो चलेगा, और अगर लिख भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। प्लेस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड, और 2 नए तत्व बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। वही एग्जाम्पल है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे वही हुआ, देखिए Ag जो है वो Cl के साथ जुड़ गया, NO जो है वो NO3 जो है वो Na के साथ जुड़ गया, NaNO3, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण को चित्र से समझाना है दोस्तों, ठीक है। एक्सप्लेन डिस्पर्सन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम से दर्शाना है दोस्तों इसको। चलिए डायग्राम भी बनेगा इसमें दोस्तों, 2 नंबर में डायग्राम भी पूछा हुआ है तो याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। वह घटना जिसमें श्वेत प्रकाश, श्वेत यानी सफेद प्रकाश, किसी प्रिज्म या जल की बूंदों से गुजरने पर, या तो किसी प्रिज्म से या फिर जल की बूंदों से गुजरने पर अपने 7 रंगों में बट जाता है। अब वो रंग कौन से दोस्तों, ये जो रंग होते हैं इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन रंगों के क्रम को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, याद रखिएगा, कभी पूछ ले। हिंदी में वर्णक्रम कहते हैं और इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहा जाता है। वर्णक्रम क्या है, तो सबसे पहले बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल कलर आता है। तो एक क्रम आप जरूर याद रखें और इसको हम वर्णक्रम कहते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म से या जल की बूंदों से गुजरने पर जो है 7 रंगों में प्रकाश विभक्त हो जाता है, इन 7 रंगों में, है ना। और इसे एक स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम बनता है। ये देखिए आ गया, स्पेक्ट्रम या फिर वर्णक्रम बनता है। कभी आपसे पूछ ले वर्णक्रम क्या है तो वो लिख सकते हैं आप यहाँ तक। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की किरण का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाता है आपका वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि किस रंग का विचलन, है ना, सबसे ज्यादा होता है। क्या विचलन, विचलन, है ना, किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, तो दोस्तों बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होती है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, यानी वेवलेंथ जो है इस बैंगनी रंग की सबसे कम होती है ना, इसलिए इसका विचलन ज़्यादा होता है। और लाल कलर जो होता है दोस्तों ये सबसे कम विचलित होता है, यानी कम मुड़ता है, कम विचलित होता है। इसी कारण दोस्तों जो खतरे के सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि खतरे के सिग्नल लाल कलर के क्यों बनाए जाते हैं, तो वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक होती है। इस कारण इसका विचलन बहुत कम होता है, जिससे खराब मौसम में भी इसे दूर से आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए रेल के सिग्नल और खतरे के सिग्नल जो है लाल रंग के बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। द फिनोमिनॉन इन विच वाइट लाइट व्हेन पासिंग थ्रू प्रिज्म, है ना, ग्लास प्रिज्म होता है दोस्तों इस टाइप का, ये इस टाइप का ग्लास का प्रिज्म होता है, चित्र में दिखाया गया अभी। चलिए देखिए, और अ वाटर ड्रॉपलेट या फिर पानी के कारण, पानी की बूंदों के कारण, है ना, जो प्रकाश उनमें से होकर गुजरता है, इसी कारण तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है दोस्तों, है ना, वो वर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देता है, याद रखिएगा। स्प्लिट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वो कलर कौन कौन से दोस्तों, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। फॉर्मिंग अ स्पेक्ट्रम, क्या बनाते हैं दोस्तों, स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं। इस कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसी को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। वॉयलेट लाइट इज डिवाइडेड द मोस्ट, है ना, डेविएटेड। वॉयलेट लाइट जो होती है दोस्तों इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और रेड लाइट जो होती है इसका डेविएशन सबसे कम होता है दोस्तों, लीस्ट डेविएशन होता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है, रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए चित्र देख लेते हैं हम इसका। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से आपका चित्र है। ये जो मैंने बताया था ट्रायंगुलर शेप में जो है ये त्रिभुज के आकार का, ये आपका प्रिज्म है, ठीक। यहाँ से सूर्य की प्रकाश सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है, और जब ये प्रिज्म में होके जब बाहर निकलेगी तो ये ऐसे 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, ठीक है। और ये 7 रंगों का क्रम मैंने बताया था आपको, वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम। क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आ जाएगा रेड यानी लाल, फिर आ जाएगा नारंगी यानी ये, और फिर भी आ जाएगा पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। तो दोस्तों सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है बैंगनी की, है ना, और इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका विचलन अधिक होगा, याद रखिएगा। और लाल जो है दोस्तों इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, इसलिए इसका विचलन यानी डेविएशन जो है वो बहुत कम होता है। विचलन यानी डेविएशन, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा वीडियो इसमें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। कोई भी डाउट आता है एग्ज़ाम को लेकर तो आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।